हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा। ये है सेल का लास्ट लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैक्यूल्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि वैक्यूल्स क्या होता है। फिर आज हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जानते हो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, आज हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आखिर ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, नाम सुने होइएगा। जानते हो एक्चुअल में ना क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप होता है, समझ रहे हो, प्लास्टिड का टाइप होता है। उसके बारे में हम देखेंगे। पहले मैं आज प्लास्टिड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। प्लास्टिड में एक स्पेशल टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे हो। कई सारा बच्चा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को सेम ही समझ लेता है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ गया। बचपन में ये आपको कभी बताया गया होगा कि दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, समझ गए। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते, आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए वैक्यूल्स। डाले हेडिंग। देखो भाई वैक्यूल्स क्या होता है समझो थोड़ा। वैक्यूल्स ना कुछ नहीं होता, बस ये खाली सा एक डब्बा होता है, समझ गए। खाली अंदर फील्ड भी रहता है, खाली या फील्ड, बस एक डब्बा रहता है, समझ गए, डब्बा। इसका जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं बताइए? सेल सैप। समझ गया, ये क्या है बताइए? वैक्यूल्स। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये यू है, ठीक है, भी नहीं समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है? तो वैक्यूल्स क्या है बताइए? एक बस डब्बा है, समझ गया, जो कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखता है, समझ गया। तो ये स्टोरेज सैक है, स्टोर करके रखने वाला डब्बा है। ये सॉलिड चीज़ को भी स्टोर करके रखता है, लिक्विड चीज़ को भी स्टोर करके रखता है, समझ गया। ये सॉलिड्स या लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करके रखता है, समझ गया। किसी भी चीज़ को स्टोर रख सकता है। एक बात जानते हो, जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल, हम लोगों का सेल, उसमें वैक्यूल्स छोटा होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होता है। जैसे रुक जाइए मैं बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल, ठीक है। तो इसमें जो वैक्यूल्स होगा छोटा होगा, समझ गए। और अगर आप प्लांट सेल बनाओगे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, क्या है बताइए? प्लांट सेल। तो इसका जो वैक्यूल्स होगा, अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। ये जो प्लांट सेल है तो इसका जो वैक्यूल्स होगा ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, समझ गए। ये ना प्लांट सेल का 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है, समझ गया। 50 से 90% मतलब सेल है प्लांट सेल, उसमें 90% वैक्यूल्स ही रहेगा, 50 से 90, ठीक है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा, समझ गया। अगर मान लीजिए बीच में इसका वैक्यूल्स आ गया तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? साइड में। तो ये है न्यूक्लियस। प्लांट सेल में न्यूक्लियस आपको साइड में नजर आएगा, समझ गया, बीच में नहीं होता। एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लियस होता है, समझ गए। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा है, समझ गए। और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होता है, लार्ज वैक्यूल, ठीक है। लार्ज वैक्यूल अप्रॉक्स 50 से 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, समझ गए। इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा, समझ गए। सेल सब क्लियर है, टोनोप्लास्ट क्लियर है, समझ गए। चलिए इसके बारे में भी लिखवा देता हूँ। वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ membrane,
जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, नोन एज टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बताइए, टोनोप्लास्ट। लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, समझ गया। अब कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये वैक्यूल्स का फंक्शंस क्या है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहला काम तो वैक्यूल्स क्या है, सेल सेप से भरा हुआ है, समझ गए। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वैक्यूल्स क्या चीज़ से भरा हुआ है, जिस चीज़ से भरा हुआ है उसको हम सेल सेप बोलते हैं। सेल सेप आखिर करता क्या है, जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल को ना ये दबने नहीं देगा, पिचकने नहीं देगा, प्लांट सेल को फुला के रखता है, टर्जिड बना के रखता है। प्लांट सेल को इवन ये कठोर भी बना के रखता है। इसका जो वैक्यूल्स है ना, प्लांट सेल को रिजिड भी बना के रखता है, सेल वॉल भी बना के रखता है, ये भी बना के रखता है, समझ गया। तो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप, जो कि मदद क्या चीज़ में करता है, ये मेंटेन करने में मदद करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी, ठीक है। मेंटेन या प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, मतलब इसको फुला के रखने में मदद करता है, समझ गया। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड कठोरता, रिजिडिटी, ठीक है, समझ गया। उसको कठोर बना के रखेगा, पिचकने नहीं देगा, समझ गया। अब जो वैक्यूल्स होता है ना, ये स्टोरेज भी करता है, अभी मैं आपको बताया। वैक्यूल्स क्या करता है बताइए, स्टोर करता है। क्या चीज़ का स्टोरेज करता है वो आपको याद रखना है। देखिए प्रोटीन जिस चीज़ से बना होता है ना उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या होता है इसके बारे में आपको अभी नहीं जानना है, समझ गया। ये 11th में पढ़ना है, तो अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, समझ गया। बस याद कर लीजिए कि वैक्यूल्स जिस चीज़ को स्टोर करता है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन को बनाने वाला चीज़, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। 11th में आइएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, चिंता नहीं करना है, समझ गया। हो सकता है कि पढ़ा दिया रहूँ, ठीक है, अगले साल ही, मतलब हो सकता है तो मैं भी पढ़ाऊँ, ठीक है। तो वैक्यूल्स स्टोर करके रखता है अमाइनो एसिड, शुगर रखता है, ठीक है, शुगर। ऑर्गेनिक चीज़ भी रखता है, ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेनिक चीज़। ऑर्गेनिक मतलब जानते हो जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, बेसिक भाषा में समझे तो वैक्यूल्स क्या रखता है, ऑर्गेनिक चीज़ रखता है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इसको रखता है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कह दीजिए जो प्लांट और एनिमल से एसिड आए, ठीक है, बेसिक भाषा में यही होता है, समझ गया। लेकिन मेन है ये प्लांट, तो प्लांट वाला एसिड होगा, एनिमल थोड़ी ना इसमें घुस जाएगा, समझ गया। तो ये अमाइनो एसिड रखता है, शुगर रखता है, ऑर्गेनिक एसिड रखता है, इवन प्रोटीन्स भी रखता है, ठीक है। अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, कैसे बनता है सब बाद में पढ़ना है, समझ गया। चलिए और रब कर दूँ क्या, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए इसका हम लोग फंक्शन देख रहे थे अभी ना, आगे बढ़ते हैं। 2 तक देख लिए, अब तीसरा फंक्शन है। देखो भाई आपको एक चीज़ याद होगा अमीबा के बारे में, कि भूल गए, कभी पढ़े हो ज़िंदगी में अमीबा के बारे में। जैसे मान लीजिए भिंगा हुआ है बोर्ड, ये जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा फूड देखता है तो ये अपने अंदर ऐसा कर्व बना लेता है, फिर क्या होता है, फूड अंदर जाता है, फिर ये अपने आप को ऐसे ढक लेता है, फूड अंदर में चला जाता है, और फूड अंदर में जाके एक डब्बा के अंदर पैक होता है। ये जिस डब्बा में पैक होता है उस डब्बा को हम बोलते हैं क्या चीज़ बताइए, फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। समझ में आया। तो अमीबा में फूड वैक्यूल बना रहा है, वैक्यूल, समझ गए। अमीबा में क्या कर रहा है बताइए, फूड को स्टोर कर रहा है, समझ गए। क्या कर रहा है बताइए, खाना को स्टोर कर रहा है, समझ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ये है मेनली इसका 3 फंक्शन। चलिए और भी फंक्शन मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए फिर भी बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या बताऊँ, सेल वॉमिटिंग के बारे में बताता हूँ, रुक जाइए। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा भी सेल होता है, ठीक है, ऐसा सेल होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए सेल है, ये सेल
के अंदर ना कचरा प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है बताइए, वेस्ट है। वेस्ट को सेल क्या चाहेगा, बाहर निकालना, ठीक है, क्या चाहेगा बताइए, वेस्ट को सेल बाहर निकालना। ये वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, समझ गए, और ये लिक्विड भी हो सकता है, समझ गए। जैसे ये मान लेते हैं सॉलिड वेस्ट है इस टाइप का, और ये मान लीजिए लिक्विड वेस्ट है। तो जो आपका सेल होता है, समझ गया, तो ये वेस्ट को भी निकालता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, वैक्यूल्स फॉर्म में। एक डब्बा रहेगा, वैक्यूल्स में सॉलिड वेस्ट को जमा करेगा, वैक्यूल्स को बाहर फेंक देगा। एक डब्बा रहेगा, लिक्विड वेस्ट को जमा करेगा, बाहर फेंक देगा, समझ गया। ये प्रोसेस कहाँ चलता है बताइए, यूनिसेल्यूलर में। हम लोगों में नहीं होता है, समझ गया, कुछ यूनिसेल्यूलर में, सब में नहीं। अब कौन से यूनिसेल्यूलर में होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, समझ गया। ये एक्सपेल करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। क्या करता है बताइए, एक्सपेल। एक्सपेल मतलब होता है फेंकना, एक्सपेल्ड एक्सेस वाटर एंड, देखिए ज़्यादा पानी हो गया फेंक देगा, एंड वेस्टेज फ्रॉम सेल, समझ गया, क्लियर। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। बिजली मिलता है, जैसे पावर हाउस से बिजली मिलता है ना, वैसे ही सेल को एनर्जी मिलता है, समझ गया। पावर हाउस से एनर्जी आता है ना, जिससे फैन चलता है, बल्ब जलता है, अभी वीडियो शूटिंग हो रहा है मोबाइल से, समझ रहे हो, क्लियर। आगे बढ़े। कुछ लोग पूछते हैं कि वीडियो क्या चीज़ से शूट होता है, भाई मोबाइल से ही शूट होता है, ठीक है, कैमरा वगैरह नहीं है मेरे पास अभी। अगर मैं बताता हूँ तो कहता है नहीं मोबाइल से हो ही नहीं सकता। अरे भाई मोबाइल से ही होता है, ठीक है। अभी तो अच्छा मोबाइल है, ठीक ठाक है, लेकिन इससे पहले तो बहुत छोटा वाला था, उससे करता था, उससे भी हो जाता था शूट। ये सब बहाना है, समझ रहे हो ना, बहाना नहीं बनाना है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो बहाना छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज़ के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसमें ऐसा ऐसा डब्बा फॉर्म में दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस डब्बा को हम लोग जूम करके देखते हैं कैसा होता है ये डब्बा, ये देखिए, ठीक है, ऐसा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन होता है, समझ गया, क्या होता है बताइए, दो मेम्ब्रेन, क्लियर, दो मेम्ब्रेन, क्लियर। लेकिन इसका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है ना, अंदर वाला, ये ना ऐसे धंसा हुआ होता है, समझ गया, इस टाइप से, समझ गया, इस टाइप से धंसा हुआ होता है। ये पूरे रीजन में धंसा हुआ होता है, पूरे रीजन में। तो चलिए इसको अब हम लोग धंसाते हैं, ठीक है, समझ गया। ऐसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग होता है इनर मेम्ब्रेन में, इसीलिए मैं दोबारा डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, समझ गया। एक ही बार में अब बना लेते हैं, अब बार बार थोड़ी ना उंगली से हटा हटा के दिखाएंगे, रुक जाइए। चलिए हाँ, अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वही मेम्ब्रेन है, ठीक है, भीग गया, चलिए सूख गया। देखिए ये क्या है बताइए, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में देखिए ध्यान से फोल्डिंग है, ये क्या है, फोल्डिंग, समझ गया। अंदर की तरफ उभार है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, समझ गया। ये क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बाहर वाला कवरिंग, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग। ये कौन सा कवरिंग है बताइए, इनर मेम्ब्रेन, मतलब अंदर वाला कवरिंग, समझ गया। अंदर वाले कवरिंग में फोल्डिंग प्रेजेंट है, ऐसे 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 ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, समझ गया। अब इसका जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, ये वाला, इसमें ना पोर पाया जाता है। पोर मतलब होल होता है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी चीज़ बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा, पोर के थ्रू। तो ये क्या है बताइए, पोर है, या इसको पोरस बोल दीजिए, समझ गया। इसका आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है, समझ गया।
चलिए अब क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली जगह है, बीच में स्पेस है, तो बीच के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इंटर। इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन। जैसे अभी आप किस क्लास में हो, 9th में हो, 10 में जाओगे, 10 के बाद आएगा इंटर, मतलब 11 12 को हम लोग इंटर बोलते हैं, मतलब वो 10वां और ग्रेजुएशन के बीच का फेज है, समझ गए। ग्रेजुएशन मतलब समझते हो ना, जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पे बीएससी करने जाएंगे तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अगर आप एमबीबीएस करेंगे तो वो भी एमबीबीएस भी एक टाइप का ग्रेजुएशन टाइप का ही डिग्री है, चाहे आप बीटेक करेंगे वो आप उस सब्जेक्ट में माहिर हो जाएंगे, समझ गए, इसका मतलब ये होता है। चलिए अब देखिए ये क्या है, इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस, ठीक है, स्पेस बोल दीजिए, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने में आपको ना सिलेंडर टाइप का लगता है, ठीक है, ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है, इस टाइप का, समझ गए, हालांकि रफली सिलेंडर टाइप लग रहा है, मतलब ये गोला ऐसा होता है, समझ गए, ऐसा ऐसा गोला होगा और बाहर भी सर्कुलर उधर भी सर्कुलर, टोटली सिलेंडर नहीं होता, रफली सिलेंडर, समझ गया। ये कैसा होता है, सिलेंडर लाइक, जिसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं सॉसेज शेप, ये सब छोड़ देता हूँ, ठीक है, फालतू चीज़ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गया। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये फोल्डिंग है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टा, समझ गया, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी पढ़िए या क्रिस्टा पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गया, क्रिस्टा ही पढ़िए, मैं तो क्रिस्टा ही पढ़ूंगा, आपकी मर्जी जो पढ़े, ठीक है, समझ गया। और क्या होता है वो देखिए, एक मिनट रुक जाए, ये क्या है बताइए, आपका डीएनए, क्या होता है, डीएनए। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास अपना कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जैसे सेल को कंट्रोल करने वाला कौन है बताइए, न्यूक्लियस, जैसे हमारे बॉडी को कौन सा चीज़ कंट्रोल करता है, ब्रेन, दिमाग, वैसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है बताइए, डीएनए, मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को ये डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है, समझ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इवन राइबोसोम भी होता है, समझ गया। राइबोसोम के बारे में आपको नहीं पढ़ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है बताइए, राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या चीज़ में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में, ये मैं आपको पिछले दिन बताया था, ठीक है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अंदर में फ्लूइड फील्ड होगा जिसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है जो इसके अंदर फील्ड होता है। चलिए एक एक करके देखें, इसका शेप कैसा बताइए, सिलेंड्रिकल शेप, या इसको सॉसेज शेप भी बोला जाता है। इसको ना सबसे पहले जिसने देखा था उनका नाम है कॉलिकर। किसने देखा था, कॉलिकर, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर, ठीक है। कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था, करीब करीब ईयर था 1880 के करीब, समझ गया, देखा था। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, समझ गया। कैसा ऑर्गेनेल है बताइए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल्स है, समझ गया। वो दो मेम्ब्रेन क्या है बताइए, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन बड़ा इजी है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, समझ गया। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, पोरस है, आपको दिख रहा है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, पोरस है, मतलब पोर प्रेजेंट है, समझ गए, क्लियर। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है कैसा है बताइए, फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, बाहर अंदर की तरफ उभार है, समझ गए, आउटग्रोथ। बाहर की तरफ क्यों बोल रहा था, इस सेल के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ये वही है, समझ गया। तो क्या है, फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब प्रोजेक्शन, आपके बुक में वर्ड प्रोजेक्शन यूज होता है, समझ गया। प्रोजेक्शन मतलब उभार होता है, आउटग्रोथ मतलब उभार, समझ गया। तो क्या है बताइए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बताइए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को
क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम क्या होता है वो समझिए। क्रिस्टी का काम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, ये कोई भी चीज़ है और ये वाला कोई भी चीज़ है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो एक चीज़ आप बताइए, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका नीचे वाले का? सरफेस एरिया बताइए किसका ज़्यादा है, किसका? मोर है। बताइए दोनों में से मोर किसका है? तो ऑफकोर्स स्वाभाविक चीज़ है कि देखिए इसके अंदर फोल्डिंग है, ठीक है, इसके अंदर फोल्डिंग है तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, मोर एरिया। समझ गए? तो मोर एरिया क्यों होता है बताइए? ताकि कोई भी काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके। नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है। चलिए नीचे वाला का एरिया क्या है बताइए? ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से काम करेगा। समझ रहे हो? मतलब जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वो उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे अगर आप क्लास 7 में पढ़े होइएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। समझ रहे हो? विलाई क्यों? सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें एनर्जी निकल रहा होता है, तो एनर्जी ताकि काफ़ी अच्छे से निकल सके इसलिए इसके अंदर में फोल्डिंग पाया जाता है। समझ गया? तो इसके अंदर में क्या है बताइए? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। ये क्या करता है? क्रिएट करता है लार्ज सरफेस एरिया। समझ गए? क्रिएट्स लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। ये अपना एरिया को बढ़ा देता है जिससे एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से जनरेट होगा। समझ गया? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए। समझ गया? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए। एटीपी क्या है जानते हो? एटीपी ना एक्चुअल में हम एनर्जी को बोल देते हैं, ठीक है। एनर्जी जिस फॉर्म में निकलता है ना उस फॉर्म को हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। समझ गया? इतना नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या चीज़ बताइए? क्या बोलते हैं? इंटर। इंटर मतलब होता है बीच में, और मेम्ब्रेन के बीच में है तो मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब एक चीज़ याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना अपना कॉपी खुद ही तैयार कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को खुद से कॉपी करवा लेता है, रेप्लिकेट करवा लेता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। समझ गया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया ना अपना कॉपी खुद ही तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। समझ गया? इसलिए इसको ना अपना कॉपी तैयार करने के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं होना पड़ता बहुत हद तक। समझ गया? इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं बताइए? इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब जानते हो? ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपना वर्क खुद से करे। वर्क मतलब क्या बोले? खुद से करे, ठीक है। जो अपना काम खुद से करे वो क्या है बताइए? ऑटोनोमस। और सेमी मतलब आधा, ये अपना आधा से ज़्यादा काम खुद ही कर लेगा। और कुछ ही काम के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड होगा, सेल में जो न्यूक्लियस होगा ना उसके ऊपर। समझ गया? क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्यों? क्योंकि अपना काम ये खुद ही कर लेगा। समझ गया? क्लियर? क्लोरोप्लास्ट भी इवेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। समझ गया? प्लास्टिड में पढ़ाऊंगा। समझ गया? समझ गया? चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, ये ना एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है। समझ गया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ना लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल किसमें? एनिमल सेल में,
ठीक है। एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। कमेंट में बताइए प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है, समझ गया, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे इसको रब कर दूं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर ना माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ पूछ देता है, मतलब इसका ऐसे लंबाई कितना है, और डायमीटर पूछ देता है, मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए सिलेंडर होता है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इसका ये वाला हिस्सा सर्कुलर है, तो इसका रेडियस होगा, समझ रहे हो ना, जैसे सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस होता है, तो रेडियस हो गया, और इसका लंबाई कितना है, तो वो वाला, समझ गया। तो इसका जो लेंथ होता है ना 1 से 2 मीटर के करीब होता है, समझ गए, सॉरी माइक्रोमीटर। लेंथ कितना होता है बताइए, 1 से 2 माइक्रोमीटर कह दीजिए, माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसका अगर आप ये देखोगे, क्या देखोगे, डायमीटर, नॉट रेडियस, डायमीटर ही देख लेते हैं। डायमीटर मतलब ये वाला पूरा, समझ रहे हो ना, डायमीटर ये पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो ये इसका डायमीटर, रेडियस क्या होता है, आधा, समझ गया। ये सब बेसिक मैथ आपको पता होगा। तो इसका अगर आप डायमीटर देखोगे तो किसी किसी बुक में 0.2 से लेकर 1 मीटर तक दिया होता है, अधिकतर बुक में, समझ गया। 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक, समझ गया। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बुक में क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जैसे देखिए अभी मेरे पास एक बुक है, इसमें दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है कितना, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 0.1 से 0.5 तक नहीं लिखता हूँ, क्योंकि किसी किसी बुक में कहाँ तक लिखा रहता है, 1 तक, ठीक है, इवन 1 से 2 तक भी लिख देता है, ठीक है, किसी किसी बुक में, मतलब 0.1 से 2 माइक्रोमीटर तक। तो ये मेनली ये लिखा रहता है बुक में, समझ गए। ये डेटा वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, समझ गए। किसको सही माने, किसी को नहीं मानिए, कोई मतलब नहीं रखिए इससे, क्योंकि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, समझ गया। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आखिर काम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई माइटोकॉन्ड्रिया का ना बहुत सारा काम होता है। सबसे पहला काम तो मैं आपको अभी बताया था, एटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। क्या जनरेट करेगा बताइए, एटीपी जनरेट्स करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म पता है सभी लोगों को, नहीं पता होगा, ठीक है, नहीं ना पता है, चलिए बताता हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ गया, फॉस्फेट। एटीपी क्या है बताइए, एटीपी एनर्जी है सेल का, ये क्या है, एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है, समझ गया। तो ये एटीपी जनरेट करेगा, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी क्या है, एनर्जी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, समझ गए, सेल का पावर हाउस। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना, डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पे ना खाना टूटता है, समझ गए। एनर्जी कैसे जनरेट होता है, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ठीक है, बचपन वाला चीज़, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना भाई, अगर नहीं भी पढ़े हो ना इससे पहले,
सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फूड खाते हैं, मुंह में गया, मुंह से कहाँ जाता है, इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाता है बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसका लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। और जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड मतलब टूट जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, ब्लड से। और ब्लड से कहाँ जाता है बताइए, अल्टीमेटली फूड सेल में जाता है, समझ गए। तो खाना कहाँ पहुँच चुका है बताइए, फूड कहाँ पहुँच चुका है, सेल के अंदर, समझ गए। फूड कहाँ आ चुका है, सेल में। कौन सा फूड, ग्लूकोज, जो आपके बॉडी से टूट के पहुँचा वो, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल में बहुत सारा गैस होता है, ऑक्सीजन, N2, CO2, बहुत सारा गैस। तो हमारे बॉडी में क्या होता है बताइए, ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ना। तो नेचर में जितना भी गैस रहेगा उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही क्या करेगा, हेमोग्लोबिन को पकड़ेगा। मतलब हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को सिर्फ पकड़ेगा, समझ गए। और ऑक्सीजन को लेके हेमोग्लोबिन कहाँ चला जाएगा बताइए, सेल में, और सेल को दे देगा, समझ गया। सेल को क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। तो सेल के पास फूड पहुँच गया और ऑक्सीजन पहुँच गया। अब सेल के अंदर ना ये जो फूड है ये टूटेगा और जनरेट करवाएगा CO2, H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी जो जनरेट होगा ATP फॉर्म में जनरेट होगा। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, समझ गए। कोई आपसे पूछ दे कितना ATP एनर्जी निकलेगा तो याद रखिएगा 38 ATP, कहीं कहीं पे 36 भी लिखा मिल सकता है आपको, समझ गए। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, समझ गए, खाना का तोड़ना। मतलब जो आप फूड आपके सेल में पहुंचा उसको तोड़ा जाएगा। तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एक्चुअल में वही तोड़ता है, समझ गए। ये आपको आगे भी पढ़ना है, 10 में पहुंचोगे तो मैं इसके बारे में फिर से आपको बताऊंगा। और जो बच्चा ये नहीं पढ़ा होगा उसको फिर आगे समझ नहीं आएगा, समझ गया, फिर उसको आगे का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्लियर। क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA होता है, ठीक है, अपना DNA, समझ गया। मतलब ये क्या करेगा, एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है, ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेगा, समझ गया। एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है बताइए, एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। ये अपना खाना ना खुद ही बना लेगा, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट, समझ गया। और ये क्या करता है वो देखिए, जब भी सेल को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जब भी सेल को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है बताइए, एनर्जी का। सेल रिक्वायर्स ATP, मतलब ATP नहीं कहिए, एनर्जी कहिए, ठीक है। तो ये सेल एनर्जी आखिर लेता कैसे है, तो जो ATP सेल बना के रखा होता है इसको ना तोड़ देता है। ATP को क्या करता है, तोड़ता है और इससे एनर्जी निकल जाता है, समझ गया। जब भी सेल को एनर्जी का ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो ATP को तोड़ता है, उससे एनर्जी जनरेट करवा लेता है, समझ गया। और उसी का यूज हमारा बॉडी सेल्स करता है, या कह दीजिए बॉडी करता है अपना काम करने के लिए। और इसी एनर्जी का यूज करता है बॉडी, किसके लिए, अपना काम करने के लिए। और भी फंक्शन देखो क्या, कितना हो गया, 1 2 3 4, चलिए एक और लिख लेते हैं। देखिए ये ना प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ, ये एक चीज़ देखिए, ये ना जैसे मान लीजिए अमाइनो एसिड बन रहा होता है बॉडी में, क्या बन रहा होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को ये बनवाने में मदद करता है। इंटरमीडिएट जानते हो ना, जो बीच में आके मदद करे, जिसको दलाल बोला जाता है देसी भाषा में, समझ रहे हो, तो वही है। तो ये क्या बताइए, अमीनो एसिड को बनाने में मदद करता है, समझ गया, क्लियर। तो प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। ये ना इंटरमीडिएट कैसे बनता है ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे स्टेरॉयड में ये मदद करता है, समझ गया, स्टेरॉयड बनाने में, इवन फैटी एसिड बनाने में, ये सब क्या होता है ना आपको आगे पढ़ना है, समझ गया।
अगर लिखना चाहिएगा ना तो लिख सकते हैं, समझ गया, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में आ गया था, समझ गया, ये वाला ओलंपियाड में एक बार पूछ लिया था, इसलिए मैं इस पॉइंट को सीधा सीधा लिखवा दिया, समझ गया। क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ये हुआ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 5 हो गया, अब ख़त्म। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके बाद आप क्लोरोप्लास्ट लास्ट है, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हो सके तो एक सेल का हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट को अगर आप बाहर से देखोगे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही लगता है, समझ गया, वो भी सिलेंड्रिकल ही होता है, या कह दीजिए प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट उसको नहीं बोलिए, प्लास्टिड बोलिए, प्लास्टिड का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, समझ गया। चलिए अब हम देखते हैं प्लास्टिड क्या होता है। देखो भाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है बताइए? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर में जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसके मेम्ब्रेन में फोल्डिंग नहीं है, समझ गया, अंदर वाले में फोल्डिंग नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में था। इसमें भी क्या होगा? पोर होगा, ये भी पोरस होगा, समझ गया। ये जो आप देख रहे हो ना ये क्लोरोप्लास्ट या कह दो प्लास्टिड। प्लास्टिड में ना इस टाइप का सिक्का जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइल्स ऑफ क्वाइन। जैसे मान लो एक सिक्का रखा हुआ, सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसा सिक्का जैसा स्ट्रक्चर इस पूरे में रखा होता है, समझ गया। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना है कि है? बताइए, नहीं है। अब ये जो सिक्का होता है ना, एक सिक्का, इसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? थाइलाक्वाइड। और ये जो टोटल सिक्का है, ठीक है, इसको हम लोग ग्रैना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैना, समझ गए। ठीक है, और बीच में जो पानी भरा होता है, फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? स्ट्रोमा। ठीक है, समझ गया। अब ये वाला जो आपका ग्रैना है या कह दीजिए थाइलाक्वाइड है, दूसरे थाइलाक्वाइड से ना जुड़ा होता है, समझ गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है, एक नहीं बहुत सारा, समझ गया। सबसे जुड़ा होता है, एक पट्टी जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ऐसा फ्लैट सा स्ट्रक्चर। इस फ्लैट से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं? लैमेली। और ये लैमेली कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, तो इसलिए हम लोग इसको स्ट्रोमल लैमेली बोल देते हैं, समझ गया। स्ट्रोमल लैमेली, क्लियर, या स्ट्रोमा लैमेली बोल देते हैं। क्लियर, समझ गया। यही था बस आपका क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कह दीजिए, समझ गया। इसमें भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। 2 मिनट बनाता हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, ये क्या है बताइए? अपना डीएनए है। इसमें भी राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम भी अलग अलग टाइप का होता है। इसमें जो होता है 70S होता है, क्या होता है ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है। फालतू में उस चीज़ में नहीं घुसता हूँ, समझ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बताइए? किसके जैसा है बताइए? प्लास्टिड किसके जैसा है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, समझ गया। ये प्लास्टिड कहाँ मिलता है बताइए? ये सिर्फ ना प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है, समझ गया। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में, समझ गया, ओनली इन प्लांट सेल्स, समझ गया। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे इसका इनर मेम्ब्रेन में क्या है बताइए? ऊपर से लिखवाता हूँ, अब एकदम डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके इनर मेम्ब्रेन में क्या है बताइए? इनर मेम्ब्रेन जो इसका है, इसके अंदर जो भी चीज़ फील्ड है उसका नाम क्या है बताइए जल्दी? स्ट्रोमा, ठीक है। पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ही ग्रैना वगैरह सब प्रेजेंट है, समझ गया। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। तो इसका जो इनर मटेरियल है वो क्या है बताइए? स्ट्रोमा है, समझ गया। ये सिमिलर टू किससे है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए स्ट्रक्चर दोनों का काफ़ी अलग है, ठीक है। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ये एक्सटर्नली है, बाहर से देखिएगा तब, अंदर जाइएगा टोटली डिफरेंट है, समझ रहे हो ना।
समझ में आ रहा है। लेकिन बाहर से देखोगे तो पता नहीं लगेगा कौन माइटोकॉन्ड्रिया है कौन प्लास्टिड है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, समझ गया। ये कैसा है बताइए, डबल मेम्ब्रेनस, समझ गया। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके पास भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, दिख रहा है आपको, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, समझ गया। अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने तरह का होता है, समझ गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो बन रहा है प्रॉपर, बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड है ना कितने टाइप्स का होता है वो देखिए। तो प्लास्टिड्स आपका 3 टाइप का होता है, समझ गया। कितने टाइप का, 3 टाइप का। जो सबसे पहला प्लास्टिड है ना उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बताइए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में ना ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ऐसा प्लास्टिड जो ग्रीन कलर हो। ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिड ग्रीन कलर का रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, समझ गया। क्यों रहेगा ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बताइए, क्लोरोफिल पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, कलर्ड चीज़, ठीक है। कोई भी कलर वाला जो चीज़ होता है उसी को हम पिगमेंट बोल देते हैं, समझ गया। और यही जो पिगमेंट होता है ना ग्रीन वाला, यही ग्रीन कलर टू प्लांट्स देता है, समझ गया। जो आपका पेड़ देखते हो ना ग्रीन कलर का होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, समझ गया, याद रखिएगा। अब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, समझ गया, ये ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों है बताइए, क्यों है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। सेमी मतलब आधा अधूरा, ऑटोनोमस मतलब अपना काम खुद से कर लेगा, मतलब लगभग काम खुद से कर लेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ न्यूक्लियस से पूछने लगे अच्छा ये काम करना है तो बोलेगा हाँ तो हाँ, ना बोलेगा तो ना, ऐसा नहीं है। ये अपना काम खुद से भी बहुत सारा कर लेता है। और भी इसका काम होता है, जैसे देख लीजिए क्या काम है वो देखिए। ये क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करना, ये अपना खाना खुद से बना लेगा, समझ गया। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या करना, सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन करना, क्या चीज़ का, फूड का। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया जो होता है ना वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, समझ गया। ये नोट पॉइंट है, इसको रुक जाइए दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये नोट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, क्या उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है बताइए, क्या उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है? इसका आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था एग्जाम में, समझ गए। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्या होता है, तो इसके पास ना स्पेशल कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, समझ गया। स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है, बस ये याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बैक्टीरिया में, समझ गया, क्लियर। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो अब अगला जो प्लास्टिड है आपका वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बताइए, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है वो देखिए। ये ना कलरलेस प्लास्टिड है, कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड, या इसको हम लोग बोल देते हैं वाइट प्लास्टिड भी, क्योंकि ये कलरलेस होता है या उजला कलर का होता है, उजला नहीं कलरलेस ही होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कलरलेस प्लास्टिड। अब कुछ लोग कलरलेस को वाइट भी बोलते हैं इसलिए बोल देता है, समझ गया। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, अपना ना
चेंज कर सकता है, समझ गए। मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट ना क्लोरोप्लास्ट भी बन सकता है, समझ गया, क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है, समझ गया। दे कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, समझ गया। दे कैन चेंज टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, समझ गया। ये दूसरे टाइप का प्लास्टिड भी बन सकता है जरूरत पड़ने पर, समझ गया, क्लियर है। चलिए ये ना मेन इसका जो काम होता है ना ल्यूकोप्लास्ट का, वो ना स्टोरेज करता है। जैसे मान लीजिए ये एक ल्यूकोप्लास्ट है तो ये स्टोरेज करने में मदद करेगा, जैसे स्टार्च का करेगा। स्टार्च जानते हो ना, स्टार्च वही फूड वाला, तो स्टार्च का स्टोर करेगा, उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑयल को जो स्टोर करता है उसको हम इलियोप्लास्ट बोलते हैं, समझ गए। ऑयल्स को जो स्टोर करता है इलियोप्लास्ट, या इसको इलाइयोप्लास्ट भी बोला जाता है, ELAIO, समझ गए। जो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन जानते हो ना, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होता है, समझ गया, दानेदार होता है, उसको हम बोलते हैं अल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बताइए? अल्यूरोप्लास्ट, समझ गया। ये हुआ आपका किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। चलिए एक और है, इसी में हटा देता हूँ। लास्ट नंबर है आपका क्रोमोप्लास्ट। ये जो एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, कलर्ड, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। ऐसा प्लास्टिड जो कलर्ड हो। कौन सा कलर? अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर हो, उसी को हम बोल देते हैं कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, समझ गया, क्लियर है। तो कलर्ड प्लास्टिड होगा अदर देन ग्रीन, समझ गया, क्लियर। क्यों ये मतलब अदर कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन एक होता है, रिच इन प्रोटीन, जिसका नाम है कैरिटिनॉइड, समझ गए, कैरिटिनॉइड प्रोटीन, समझ गया। ये कैरिटिनॉइड प्रोटीन से रिच होता है। इवन इसमें लिपिड भी भरा होता है, समझ गया, किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, समझ गया। और जो आप फ्लावर का कलर अलग अलग देखते हो ना, फ्लावर का, फ्रूट का, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट ही आता है, समझ गए। तो जो कलर आता है वो कलर किसके वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसका कलर? फ्लावर्स का, फूल का, इवन फल का, ठीक है, फ्रूट्स का। इवन जो पेड़ का पत्ता होता है कई बार ऑरेंज कलर का हो जाता है, अलग अलग कलर का रस सकता है, पीला रहता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, समझ गए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग एक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वीडियो कट जाए, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। नोट कर लिए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक नॉर्मल सा सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेल, ऐसा सेल जिसमें हर चीज़ प्रेजेंट हो, जिसको बोलते हैं टिपिकल सेल। जैसे मान लीजिए ये क्या है बताइए? सबसे पहले सेल में ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है बताइए? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में नहीं रहेगा, समझ गए। सिर्फ किस में रहेगा बताइए? एनिमल सेल में। क्या सही है या गलत? उल्टा स्टेटमेंट है, समझ पा रहे हो। ये क्या है? सेल वॉल। केवल किस में रहेगा? केवल ये रहेगा प्लांट सेल में, समझ गया। एनिमल सेल में नहीं होता। क्या मैं बोला था पिछले बार? एनिमल सेल में रहता, प्लांट सेल में नहीं रहता है, तो उल्टा स्टेटमेंट है। चलिए समझ गया। अब क्या होता है वो देखिए। इसके अंदर क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस, समझ गया। क्या होता है? न्यूक्लियस, ऐसा, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है बताइए? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है बताइए?
ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ गया। अब अगर इसमें राइबोसोम का पार्टिकल्स चिपका होगा, ठीक है, इतना दूर में राइबोसोम का पार्टिकल्स चिपका हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इतना दूर में नहीं है, ये क्या है, SCR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ गए। उसके बाद क्या होता है बताइए, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, छोड़ दूँ क्या, नहीं बता देता हूँ, गोल्जी है, समझ गया, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, जो मन है वो बोलिए, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फैट या लिपिड को निकालता है, उसको ये पैकेजिंग में मदद करता है, समझ गए, ठीक है, और पैक करके बड़ा बड़ा सा डब्बा बना देता है, समझ गए। ये डब्बा क्या है बताइए, वैक्यूल्स है, समझ गए, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यही है आपका टिपिकल सेल, ठीक है, शायद आपके बुक में दिया होगा, रुक जाइए, ठीक है, क्लियर है। और क्या क्या दे रखा है बताइए, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस का इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और क्या क्या होता है सेल में देख लीजिए। और हम लोग बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी बनाए थे, ठीक है, ठीक है, ये क्या है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आ रहा है। और क्या होता है बताइए, प्लास्टिड भी बना दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बहुत इजी होता है, समझ गए। और आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये क्या है बताइए, प्लास्टिड है। सेल का डायग्राम बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको हम लोग हवा बना देते हैं, समझ गए ना। यही तो है मेनली आपका स्ट्रक्चर। क्या क्या पढ़ाया था, हर चीज़ हो गया कवर। चलिए मैं बोलता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंशन है, सेल वॉल मेंशन है, न्यूक्लियस मेंशन है, जो फ्लूइड भरा होगा क्या बोल देते हैं बताइए, साइटोप्लाज्म, विथ ऑर्गेनल्स बोलते हैं साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो ना। लेकिन हम लोग जनरली फ्लूइड के बारे में ही सीधा सीधा बोल देते हैं, क्लियर। क्या होता है साइटोप्लाज्म का ट्रू डेफिनेशन अंदर बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बताया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेंशन है, गोल्जी मेंशन है। जैसे ये मान लीजिए लाइसोसोम है, जिसके पास क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस होगा, ठीक है। और क्या क्या है बताइए, और है माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन है, प्लास्टिड मेंशन है, वैक्यूल्स मेंशन है, ठीक है। अब जो आपके बुक में फ़ोटो बना होगा स्टार्टिंग के पेज में 2 सेल का फ़ोटो होगा, ध्यान से देखिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस मेंशन है, हो गया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेंशन हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एनिमल सेल देखिए, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेंट्रियोल अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, थोड़ा बहुत बता दो क्या, छोड़ दीजिए, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, इस टाइप का होता है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं पता, इसलिए बोल रहे हैं। ये 90 डिग्री पे अरेंज होता है, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, और ये भी सेंट्रियोल है। ये जो टोटल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये आपको आगे पढ़ना है। ये जो एक लाइन देख रहे हो ना, इसी लाइन को हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। और कितना सेंट्रियोल है यहाँ पे, 2 है। कितना है, 2 सेंट्रियोल। और दोनों कितना डिग्री पे अरेंज है, 90 डिग्री पे। और इस दोनों को हम लोग साथ में क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम, समझ गया। आपको लगता है जो नहीं पता इसलिए बता दिया। लाइसोसोम देख लिए, राइबोसोम देख लिए, RER देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए क्या है बताइए, राइबोसोम्स, ठीक है। ये था आपका एनिमल सेल। सेंट्रियोल सिर्फ किस में होता है, याद रखिएगा, ओनली इन एनिमल सेल्स। ये तो लिखना भूल ही गया था, कमेंट आने लगता है अभी, ठीक है। लाइसोसोम, अब प्लांट सेल में आ जाइए। लाइसोसोम SCR वैक्यूल्स सेम ही होता है। वैक्यूल्स जो होता है इसमें बड़ा होता है, समझ गया, बीच में, क्लियर। न्यूक्लियस को धक्का मार के साइड में भेज देता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट मेंशन किया। प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट किस में होता है बताइए, सिर्फ प्लांट में, समझ गया, प्लांट में, क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। चलिए ख़त्म।
चलिए बस यही था आपका सेल चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर आपका सेल चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए कमेंट बॉक्स में अगला चैप्टर कौन सा चाहिए बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।